direction. Vectors can only be equal if they have same magnitude, same direction, and they both they represent they must represent same physical quantity. ठीक है, इसमें किसी को डाउट कि दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे? जैसे कि मान लो एक वेक्टर ए ये है, ठीक है, एंड अनदर वेक्टर इज बी दिस, एंड वी अज्यूम दैट दे बोथ रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, एक्स में के लिए मानते हैं, तो क्या ये दोनों वेक्टर कभी इक्वल हो सकते हैं? मान लेते हैं कि मॉड ए मतलब कि मॉड ए वेक्टर मतलब हुआ कि उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है 2, एंड मॉड बी वेक्टर इज आल्सो 2। बेसिकली जब भी हम ऐसे करेंगे ना मॉड ए, इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और हमेशा ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैग्नीट्यूड हमेशा या तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, निगेटिव नहीं हो सकता मैग्नीट्यूड। तो अगर कोई तुम्हें बोले कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड -2 है, देन दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट ट्रू। अब मान लो के पास दो वेक्टर है a एंड b, एंड वी assume that they both represent the same physical quantity, and also that mod of a is equal to 2 and mod of b is equal to 2. Then my question is whether these two vectors can be equal. क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हो सकते हैं? नहीं। हाँ नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्शन इसका इस तरफ है, एक का इस तरफ है, बिकॉज दे डोंट हैव द सेम डायरेक्शन, सो वी कांट से दैट दे आर इक्वल। क्लियर है? ये एक बच्चा लक्ष्य निकल गया, उसका कुछ क्या प्रॉब्लम है क्या? इंटरनेट इशू है उसको? कोई इसको मैसेज कर दो एक बार, पूछ लो क्या इंटरनेट इशू है क्या। हाँ, अब एक और चीज ध्यान रखना, इस इंस्टेंट पे भी हम लोग जिस वेक्टर का जिस भी चीज को पढ़ेंगे ना, अभी जिस लेवल पे लोग पढ़ रहे होंगे, उसमें ये चीज भी वैलिड होगा। वो क्या है कि डिस्प्लेस अगर पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करते हैं ना, वेक्टर्स डू नॉट गेट चेंज्ड ड्यू टू पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या है? देखो, लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ ले आता हूँ एकदम पैरेलली, सेम टू सेम, मतलब मैंने बस इसको यहाँ से ग्रैब किया, उठा के यहाँ रख दिया, तो मैंने क्या किया, इसका पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर दी ना। हो सकता है मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ ले जाऊँ, हो सकता है इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ ले आऊँ, मैं इस वेक्टर को उठा के जहाँ भी ला रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना है कि अगर मैं उसका पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ ना, तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। सोचो क्यों? क्योंकि मैंने अभी जो ऊपर पॉइंट लिखाया उसमें क्या बोला कि दो वेक्टर कभी इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। अब वेक्टर ए है, अगर मैं उसको उठा के यहाँ से यहाँ ला भी रहा हूँ तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो उसी को रिप्रेजेंट करेगा जिसको पहले रिप्रेजेंट कर रहा था। क्योंकि ये वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। और चूंकि मैंने पैरेलल डिस्प्लेसमेंट किया है, तो जो डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है वही डायरेक्शन ये भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है, वही ये भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है, वही ये भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चूंकि सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेमी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ऑल वेक्टर्स आर इक्वल। तो हम कहते हैं कि वेक्टर्स डू नॉट गेट चेंज ड्यू टू पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? ठीक है, ये वेक्टर अगर हम किसी वेक्टर को, लेकिन कब वेक्टर चेंज हो जाएंगी? अगर हम किसी वेक्टर को रोटेट कर देंगे ना, तो तब वेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। इफ वेक्टर्स इज रोटेटेड बाय सम एंगल, देन वेक्टर गेट्स चेंज्ड। और इसका क्या मतलब है? जैसे मानो कि मेरे पास एक वेक्टर ए है पहले, ठीक है, और मैंने इस वेक्टर को रोटेट कर दिया, वेक्टर ये बन गया, बी वेक्टर, न्यू वेक्टर, और हमने इसको जस्ट रोटेट कर दिया थीटा एंगल से। तो ये जो नया वेक्टर है ना, बी वेक्टर, दैट इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर, इज नॉट इक्वल टू बी। हो सकता है कि चूंकि मैंने सिर्फ रोटेट किया हो, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है,
हो सकता है कि दोनों का फिजिकल क्वांटिटी सेम हो, बट एक डायरेक्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंड अनदर रिप्रेजेंटिंग दिस डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि उनका डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर कोई दो वेक्टर को हम लोग को एक वेक्टर को चेंज करना हो तो हम उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। समझ में आया कि जब वेक्टर्स कब चेंज हो जाते हैं, जब उनके में रोटेशन होता है। अच्छा, अब ध्यान दो, एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कि अगर मैं ऐसे रोटेट करूं, इस टाइप से रोटेट करूं कि एक वेक्टर पहले ए रिप्रेजेंट इधर हो रहा था और मैंने उसको 180 से रोटेट कर दिया, ये थीटा 180 के बराबर हो गया, ठीक है। तो मेरा जो नया वेक्टर होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, एंड दिस इज माइनस ए वेक्टर। यानी ए वेक्टर के जस्ट अपोजिट जो वेक्टर होता है ना, उसको हम लोग माइनस ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये माइनस साइन इसलिए है तो ताकि ये रिप्रेजेंट करे कि इसका डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट है। अगर कोई वेक्टर कोई इस लेटर सपोज कोई वेक्टर इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है और सेम वेक्टर को हमने रोटेट कर दिया 180 से, तो ये वेक्टर इस तरफ रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैंने इस वेक्टर को ए वेक्टर बोला, देन दिस वेक्टर इज नोन एज माइनस ए वेक्टर। तो बस यही होता है, अगर मैंने थीटा इक्वल टू 180 रख लिया, तो जो नया वेक्टर निकल के आएगा दैट इज माइनस ऑफ दैट पार्टिकुलर वेक्टर जिनको हमने रोटेट किया है। ओके, टू वेक्टर्स कैन बी एडेड ओनली। अब बात यहाँ ये है कि दो वेक्टर को ऐड कब करते हैं। दो वेक्टर तभी ऐड होते हैं जब दो वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हो। वेक्टर्स जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है वो उसी वेक्टर के साथ जुड़ेगी, दूसरे वेक्टर के साथ जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दो वेक्टर अगर हम जोड़ रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो हम दो वेक्टर को तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। इट मीन्स दोनों या तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करे, दोनों या तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे, या जो भी रिप्रेजेंट, लेकिन सेम फिजिकल क्वांटिटीज को करना होगा। तो टू वेक्टर्स कैन बी added only if they represent same physical quantity, ठीक है। ओके, तो जैसे हम लोग को अगर किसी वेक्टर के अंदर चेंज को रिप्रेजेंट करना है, मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है, उसके अंदर अगर हमको चेंज को रिप्रेजेंट करना है, तो चेंज इन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वी वेक्टर, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। चेंज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा वी एंड दैट इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। दिस इज द बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन वेक्टर। डेल्टा बी वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब चेंज इन वेक्टर होता है वी इनिशियल, ठीक है। यानी किसी वेक्टर में चेंज को इस टाइप से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा बी वेक्टर बराबर वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक सिंपल सा एक केस लेते हैं अपन, कि ठीक है, हाँ, मान लो कोई बडी है, वो इनिशियली इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, जिसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। और फिर कुछ देर के बाद वो इस तरफ जाने लगा, यानी इनिशियली वो ईस्ट में जा रहा था, फिर कुछ देर के बाद वो नॉर्थ में जाने लग गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो उसके बीच का जो चेंज होगा वो क्या होगा, दिस इज वी फाइनल एंड दिस इज वी इनिशियल। तो चेंज इन वी यानी वेलोसिटी, अभी वी मतलब वेलोसिटी, ये वी मतलब सिर्फ वेलोसिटी नहीं है, वो कोई भी जनरल वेक्टर, लेकिन इस
और 1 मिनट, अब वैसे भी मुझे तुम ना होस्ट बन गई हो, मुझे 1 मिनट होस्ट बना देना। कनेक्शन इशू हो गया इसमें। ओके, थैंक यू। हम्म, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना तुम लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ? बोल हाँ। दो कोई। ठीक। हाँ। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते। अच्छा, ऐसा है कि तुम लोग ये पढ़ रखे थे क्या पहले से? ये सब चीजें तुम लोग पहले से पढ़ रखे हो? हाँ, बहुत। अच्छा, ठीक है। अब देखो, जीरो को ना अपन नल वेक्टर बोलते हैं। जीरो इज, ऊपर वाला पॉइंट दिखा दीजिए ना, वो 1 मिनट में डिस्कनेक्ट मेरा दिखाता हूँ। बार बार हो जा रहा अच्छा, मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। PDF सेंड कर दूंगा वैसे ये सारी। हो जाए तो बोलना, मैं है। आगे हो बढ़ गया। जाऊँ। ठीक है। तो जीरो को ना अपन नल वेक्टर बोलते हैं। नल वेक्टर यानी कि जीरो मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। अब सोचो, कोई मैग्नीट्यूड जीरो को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे ना, क्योंकि अगर लेंथ ऑफ वेक्टर क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? उसके मैग्नीट्यूड को। कहा था ना, लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड बेसिकली। लेकिन अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो है, तो उसका मतलब वो एरो से रिप्रेजेंट ही नहीं होगा, दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट। और एक पॉइंट का डायरेक्शन अपन क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं। तो हम ये कहते हैं कि जो नल वेक्टर, एक जीरो वेक्टर करने का, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। तो जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो अनडिफाइंड होता है। डायरेक्शन इज अनडिफाइंड। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड ही नहीं है। और मैग्नीट्यूड नहीं है तो हम उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक पॉइंट का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है। अब क्या है कि जैसे मानो कि मेरे पास एक वेक्टर ए है। ठीक है। और मैंने इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ए यूं था। अब जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दिस विल बिकम 2a वेक्टर। 2a वेक्टर क्या होगा? कुछ नहीं, बस उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दुगना हो जाएगा। 2a वेक्टर दिस, यानी ए वेक्टर अगर ये है तो 2a वेक्टर ये हो जाएगा। कनेक्ट तक इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? दोगुना। बाद बाकी डायरेक्शन सेम रहा। अगर मैं इसको -2 वेक्टर से -1 से -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या बनेगा? -a वेक्टर। -a वेक्टर मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहा बट डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो स्केलर से रिप्रेजेंट करने पे क्या क्या होगा? या तो वो मैग्नीट्यूड में बढ़ जाएगा, या मैग्नी ऐसा होगा कि डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा वो। अगर मैं किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो वो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में चेंज लाएगा। जैसे इस केस में इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दैट ओनली चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड। बट अगर मैं किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो वो उसके मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकता है और उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। जैसे ये, अगर यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर्स, यानी अगर मैं स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगा। अगर मैं उसको एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा और मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज जो करे वो। तो पॉजिटिव नंबर सिर्फ मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करेगा, नेगेटिव नंबर विल अफेक्ट इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। ठीक है। तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे पहले, ए वेक्टर इज multiplied by a scalar k, then we get a new vector whose magnitude is k times previous vector। ठीक है। और अगर निगेटिव, तो के निगेटिव पॉजिटिव पे डिपेंड करेगा उसके डायरेक्शन पे वो कैसा अफेक्ट। पॉजिटिव है तो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को घटाएगा बढ़ेगा, या अगर के निगेटिव है तो उसके मैग्नीट्यूड को तो घटाएगा बढ़ाएगा, जो करेगा करेगा ही, बट डायरेक्शन को भी उसके अपोजिट कर देगा। ठीक है। तो ये हमारा एक इंट्रो वेक्टर का खत्म हो गया। यहाँ तक हम इंट्रो दे रहे थे वेक्टर क्या है, कैसा है, नहीं है। नाउ वी विल स्टार्ट द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे फिर।
किसी को कोई डाउट है? हम्म, 1 मिनट, चलो ठीक है, तुम लोग कुछ बोले नहीं, मतलब डाउट नहीं है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। दो वेक्टर का सम क्या होगा, एक वेक्टर के एक स्केलर? दो इंटीजर का सम क्या होता है? इंटीजर इरेशनल नंबर। तुम लोग में हाँ, मैं पूछता हूँ, एक मिनट। आर्यन बताओ, दो वेक्टर का सम, सॉरी दो वेक्टर बोलता हूँ, ये मत बताना वेक्टर वाला, ये बोलो मुझे कि दो इंटीजर का सम रैशनल नंबर होता है कि इंटीजर होता है? बोलो बोलो। श्रेया, तुम बताओ। दिव्यांगी। अच्छा, वैष्णवी। इंटीजर। अच्छा, ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? अरे, इंटीजर तो रैशनल नंबर का ही पार्ट होता है ना, तो रैशनल नंबर होगा ना, या इंटीजर, दोनों बोल सकते हैं, दोनों होगा। इंटीजर्स आर अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, तो दो इंटीजर का सम इंटीजर भी होगा और एक रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। होता है ना ऐसा, आपने पढ़ा होगा ना क्लास 10 या 9th में। तो सम ऑफ दो इंटीजर रैशनल हो सकता है, इंटीजर तो होगा ही वो। हाँ, इंटीजर के साथ वो रैशनल भी होगा। तो ठीक है, मेरा वो मोटो नहीं था, मेरा मोटो ये कि दो वेक्टर का सम क्या होगा, वेक्टर, ठीक है। तो मैं लिखा देता हूँ, सम ऑफ टू वेक्टर्स आर, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर, ठीक है। ध्यान रखना कि जब दो सेम वेक्टर कब जुड़ता है, मैं ऊपर लिखा रखा हूँ, जब दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो भी आप ध्यान में रखना, ये नहीं कि कल को डिस्प्लेसमेंट और स्पीड को जोड़ दिए। अब जो मैंने ऊपर पैरेलल ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लिखा था ना, उससे पहले मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बताता हूँ। व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, किसी को कुछ बोलना है तो बोलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पे। किसी को कुछ मालूम हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है? मैंने बोला था ना, एनसीईआरटी का अगर पढ़ा होगा तुमने तो शायद उसमें पढ़ा होगा कि उसमें क्या दिक्कत है। अगर दो वेक्टर्स दिया है तो उसका हम लोग टेल जोड़ते हैं, फिर दोनों से पैरेलल हम लोग मतलब लाइन बनाते हैं और पैरेललोग्राम की तरह वो लोग को बना देते हैं, तो वो लोग का जो ये डायगोनल रहता है वो हम लोग का आएगा सम वेक्टर्स का। अच्छा अच्छा, सही है सही है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ये क्या सबको ये आता है? चलो कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बच्ची ने क्या बोला, उसने क्या बोला कि लेट सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी। लेट सपोज दिस इज ए एंड this is b, and we have to add them, then we have one particular law, that is parallelogram law of addition, which helps us in adding a and b, ठीक है। करना क्या है बेसिकली, पहले इन दोनों के टेल से टेल को जोड़ दो, ज्वाइन देम विथ टेल टू टेल, ठीक है। तो जब दोनों के टेल को जोड़ेंगे ना, सबसे अब सोचो ये यहाँ है ये यहाँ है, तो कैसे जोड़ेंगे दोनों को? तो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करके, ऊपर मैंने लिखा है ना कि पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता।
तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। तो बी को उठा के यहाँ ले आएंगे। तो वी विल डू दिस पार्टिकुलर थिंग। हमने बी को उठा के यहाँ ले आया। तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको लिखना मत, अगर कोई लिख रहा है तो अभी लिखना मत इसको, क्योंकि इससे पहले मैं कुछ और भी समझाऊंगा, लेकिन मतलब लिखाऊंगा इसलिए। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि दो वेक्टर को उनके टेल से जोड़ना है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देम बाय हेड, बट टेल से टेल जोड़ने में ज्यादा अच्छा लगता है, फिगर ज्यादा अच्छा बनता है ना, इसलिए आप इनको हेड से हेड भी जोड़ सकते हो। उसके बाद आप इनको एडजेसेंट साइड मान के एक पैरेललोग्राम क्रिएट करो। क्रिएट अ पैरेललोग्राम लाइक दिस, ठीक है। तो अगर ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू लेट अस सपोज सी वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर का सम एक वेक्टर होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। तो जो सी वेक्टर होगा ना वो इनका डायगोनल होगा। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दिस इज बेसिकली सी वेक्टर। ये ध्यान रखना। दोनों को मैं टेल टू टेल ज्वाइन करूंगा और बीच से जो वेक्टर बनेगा, यानी कि इस डायगोनल वाले से, यानी टेल से ज्वाइन करने वाला डायगोनल बनेगा, दैट इज बेसिकली सी वेक्टर। अब एक चीज सोचो कि इसी पैरेललोग्राम में मेरे पास एक और डायगोनल तो है, ये वाला। पता है ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है पता है? चलो मैं बताता हूँ। ये डायगोनल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सेम ही चीज है, बस डायरेक्शन अपोजिट, अगर ऊपर गया नीचे गया तो अपोजिट। तो एक डायगोनल तुम दोनों उन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा डायगोनल उनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यही है कि एक उनके डायरेक्शन को, एक उनके सम को रिप्रेजेंट करेगा और एक उनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा दूसरा डायगोनल। हमारा मेन मोटिव तो पता करना ये प्लस को, बाद बाकी डिफरेंस से हम लोग जान लेंगे क्या है। तो ये क्लैरिटी आया ये है क्या? अभी मैं लिखवाऊंगा इसके बारे में जो भी लिखवाना है, बट क्या क्लैरिटी आया इस पे, क्या है ये, करना कैसे है चीजों को? हम सब भी लगा दो, चल जाएगा काम। ओके ठीक है। अब मैं लिखाता हूँ। पहले हम इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से पहले किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। हाउ वी फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये समझ लेते हैं एक बार, फिर अपन इसको भी आगे प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखो क्या है, सबसे पहले अगर हमको किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो उनको टेल टू टेल ज्वाइन करो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। उनको कैसे ज्वाइन करना है? टेल टू टेल। टेल टू हेड नहीं ज्वाइन करना, या तो हेड टू हेड ज्वाइन करना या टेल टू टेल ज्वाइन करना, ठीक है। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ कि टू व्यू द टू फाइंड द between two vectors head to head. A smaller angle is called angle between vectors. What I mean, जैसे देखो दो वेक्टर्स है मेरे पास, एक ए है एंड अनदर इज बी, तो मैंने उनको पहले टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया। तो एक तो एंगल उनके बीच में ये है एंड अनदर एंगल इज दिस इज थीटा, देन दिस इज 360 माइनस थीटा, एम आई राइट? ठीक है। तो जो छोटा एंगल होगा ना उनके बीच में, दैट इज बेसिकली नोन एज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये बिटवीन को ऐसे मतलब ऐसे लिख सकते हैं, बी स्लैश बी डब्ल्यू, बिटवीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो दो वेक्टर के बीच में एंगल है वो या तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, उन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करके या हेड टू हेड ज्वाइन करके, ऐसे ही निकाला जा सकता है दो एंगल्स के बीच का, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। उनको टेल टू टेल ज्वाइन कर दो या हेड टू हेड। ध्यान रखना कि हेड टू टेल ज्वाइन मत कर देना,
अगर करना भी है तो फिर एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना, जैसे मान लो कि वेक्टर ए है, ठीक है, vector is this. This is B vector and this is A vector. Then this angle does not represent the angle between them. This angle represent ये एंगल ये 180 माइनस थीटा विल रिप्रेजेंट एंगल बिटवीन देम। समझ रहे हो ना? अगर किसी दो वेक्टर को तुमने हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया है तो ये एंगल फिर उनके बीच का एंगल नहीं कहलाएगा, वो 180 माइनस थीटा जो है ना वो इनके बीच का एंगल कहलाएगा, ये ध्यान रखना। तो अगर ये तुम लोग यूज भी कर रहे हो ना तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, अगर तुमने गलती से वेक्टर से टेल टू हेड जोड़ दिया तो दूसरा एंगल जो होगा दैट इज 180 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो ये ध्यान रखना बस, बाद बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेल टू टेल ज्वाइन करके हेड टू हेड ज्वाइन करो, और जो छोटा एंगल निकल के आएगा द स्मॉलर एंगल दैट यू विल गेट इज बेसिकली द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जो वेक्टर्स के बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा वो एंगल कहला जाएगा उनके बीच का एंगल, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि अच्छा इस चीज से सोचो, इस चीज के थ्रू सोचो कि दो वेक्टर्स के बीच का मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, इसके कारण सोचो थोड़ा सा, दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है। बताओ कोई, मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना हो सकता है? तुम लोग तो यार शांत रहते हो, सिर्फ कुछ भी बोल दिया करो, दिमाग लगाया करो, थोड़ा सा सोचो। मैं इस थीटा को बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा, जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगी इट मीन्स कि ए वेक्टर इस तरफ आ गया, बी वेक्टर इस तरफ आ गया, तो इनके बीच का एंगल 180 होगा, दोनों एंगल ही 180 होगा इसके बीच का एंगल। समझ में आ रहा है ना? दोनों, इस केस में जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो उनके बीच का एंगल 180 होगा। तो मैं दो बराबर है क्योंकि दोनों सेम सेम है। अब जैसे ही मैं थोड़ा सा और रोटेट करूंगा बी को तो उनके बीच का एक एंगल 180 से छोटा हो जाएगा और दूसरा एंगल 180 से बड़ा, ये एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा, ये एंगल 180 छोटा। तो फिर मैं इस हमको ये एंगल लेना पड़ेगा उनके बीच का एंगल। तो यानी कि इसके जस्ट पहले क्या हुआ होगा, ए वेक्टर ऐसे होगा, बी वेक्टर ऐसे होगा, तो ये एंगल 180 से बड़ा होगा एंड दिस एंगल इज ग्रेटर लेस देन 180। ये केस में दोनों 180, फिर इसके बाद भी क्या होगा कि एक 180 से बड़ा और एक 180 से छोटा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस केस में 180 से छोटा तो इस यहाँ पे एंगल 180 से छोटा होगा। एक ये केस है जहाँ पे 180 होगा फिर 180 से छोटा होगा, यानी कि मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी 180 डिग्री, क्योंकि हमें क्या लेना है, दोनों एंगल के बीच का जो छोटा एंगल है वो लेना है। तो 180 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो दोनों में इक्वल आएगा, तो हमको 180 डिग्री मैक्सिमम ले सकते हैं, क्योंकि उससे जस्ट पहले का केस में वो छोटा आएगा 180 से, उसके जस्ट बाद के केस में उससे छोटा आएगा 180 से। तो 180 इज द मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन टू वेक्टर्स, मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन नॉट बी मोर देन 180 डिग्री, ठीक है। अब वही बेसिकली, question है। हाँ हाँ बोलो। अगर मतलब जैसे 180 डिग्री थीटा हम लोग का एंगल आया तो हम लोग को वेक्टर्स ऐड करने के लिए फिर किसी लॉ का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं दोनों। हाँ मतलब जैसे 180 डिग्री में हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं दोनों को, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जैसे सिंपल हो जाता है कि दोनों को माइनस कर दो। अभी मैं देखता हूँ ना, अभी जैसे बना के भरेंगे ना तो मैं 3 केस लूंगा उसमें कि हम सिंपली कब जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे वेक्टर के थ्रू ही, जैसे वेक्टर को जोड़ते हैं। वैसे तुम्हारा ये बात कहना सही है कि भैया सो इस केस में तो कोई पैरेललोग्राम तो बनने वाला है नहीं, तो आप यहाँ पैरेलल बनेगा, बट इन दिस केस देयर विल बी नो पैरेललोग्राम। वी विल सी, वी विल हैव मैथमेटिकल फॉर्मूला, हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी होता है, फिर हम उसका यूज करने लगेंगे। बेसिकली जो तुम्हारा ये जो वेक्टर लॉ है ना, पैरेललोग्राम लॉ, अभी जो मैं बताऊंगा वो तुम्हें बहुत हद तक वेक्टर के डायरेक्शन को पता करने में मदद करेगा, ठीक है। और जो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन है ना वो तुम्हें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करने में मदद करेगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ बहुत हद तक क्या करता है, डायरेक्शन को पता। वैसे वो जो इक्वेशन आएगा वो आएगा पैरेललोग्राम लॉ से ही, बट पैरेललोग्राम लॉ का एक मेजर जो यूज होता है वो होता है डायरेक्शन पता करने में।
अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग कब डायरेक्टरी सिंपली ऐड कर सकते हैं, कब हमें वेक्टर का यूज अच्छे से करना पड़ेगा, वो 3 केसेस अभी आएंगी। ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम लॉ को शो करूं तो वो इस टाइप से होगा कुछ, तो ए वेक्टर है, फिर ये बी वेक्टर हो गया, एन एंगल बिटवीन डायमेंशन लेटर सपोज थीटा है, तो जो इनका बीच से डायगोनल होगा, दिस इज बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, and this is the angle between them, this is theta. So we say that a vector plus b vector is equal to c vector. ठीक है, और इस एरो का जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड सी के बराबर होगा, यानी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी के बराबर। दिस इज बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अपन पैरेललोग्राम पहले कंप्लीट ही कर लेते हैं इसमें। ठीक है, अब कुछ नियम है कि इसको कैसे आखिरकार ऐड करते हैं। तो मैंने बता दिया था ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उनके टेल को टेल से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर हेड टू हेड, बट फॉर सिंपलिसिटी वी विल ज्वाइन टेल टू टेल। हम सिंपल रहने के लिए हम सिर्फ उनके टेल को टेल ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, टू ऐड टू वेक्टर्स यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। फर्स्ट rearrange them joining tail to tail using पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया था ना कि पैरेलल डिस्प्लेसमेंट से वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस पैरेलल डिस्प्लेसमेंट का यूज करके उसको कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये करेंगे, फिर एज्यूम डेट, फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों वेक्टर को एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड एज्यूम करेंगे। फिर क्या कहेंगे, एज्यूम द टू वेक्टर्स एड्ज एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम। वैसे इनिशियली तो आपको कंप्लीट करने का जरूरत पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका हाथ बैठेगा ना, वैसे वैसे आप डायरेक्ट देख के करते चले जाओगे। ठीक है, जैसे अभी मैं इस चीज को एज्यूम करता हूँ, कैसे कहा, मैं क्यों कहा, जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस दोनों वेक्टर को उसके टेल से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये एज्यूम किया कि ये दोनों वेक्टर एक पैरेललोग्राम, जो कि देखो ये जो पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ इसका एडजेसेंट साइड है, और उसको मान के मैंने इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो उनका टेल से शुरू होने वाला जो डायगोनल है, उनके टेल से शुरू होने वाला जो डायगोनल है वो रिप्रेजेंट करेगा उनके एडिशन का रिजल्टेंट। तो हम ये लिखेंगे, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल whose tail is at tail junction of two vectors and arrow is at opposite vertex। ये क्या बोल रहा है कि जो टेल है ना दोनों का, वो टेल देखो, टेल जो है इस वाले रिजल्टेंट वेक्टर का टेल देखो, उन्हीं के टेल से शुरू हो रहा है, टेल जंक्शन से शुरू हो रहा है, और उसका जो हेड है वो अगले पॉइंट पे यानी डायगोनल वाले अगले पॉइंट पे होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो रिजल्टेंट है उसका टेल जो है वो इन्हीं दोनों के टेल के साथ शुरू हुआ, और जो उनका डायरेक्शन है वो अगले वाले डायगोनल के, मतलब इसी डायगोनल के दूसरे वाले पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो बस अंतिम पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या है? आ गया। ठीक है, अब ऐसा समझो कि जैसे मेरे पास ले लो सपोज एक वेक्टर ए है। ठीक है, ए,
और लेटर सपोज मुझे क्या करना है ना, उस वेक्टर को ऐसा, ठीक है, ए वेक्टर ये एंगल थीटा है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा मॉड ए, एक समय के लिए मॉड ए मानता हूँ इस वेक्टर का, तो इसका इस तरफ का जो कंपोनेंट होगा कितना होगा मॉड ए कॉस थीटा, और इस वेक्टर का इस तरफ का जो कंपोनेंट होगा कितना होगा मॉड ए साइन थीटा। ये ध्यान रखना अभी, क्योंकि मैं इसका यूज लूंगा इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी बता दिया। बाद बाकी जब आगे हम लोग वो देखेंगे ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में फिर इसको समझेंगे और कैसे क्या नहीं है। बट अभी सिंपल ध्यान रखो कि अगर हमें दो वेक्टर को, एक वेक्टर ऐसे है दिस इज 90 डिग्री, आल्सो थिंक दैट दिस इज 90, so this component is equal to mod a cos theta and this component is equal to mod a sin theta, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे कि जो मेरे पास एक वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया ना, उसका वैल्यू कितना होता है, वी विल डिराइव इट मैथमेटिकली। तो लेट अस अज्यूम सी हमारे पास एक वेक्टर ए है, ध्यान से देखना, एंड वी हैव आल्सो वेक्टर बी, ठीक है, दिस इज बी and the angle between them is theta. First complete the diagonal assuming that these two vectors represent the adjacent side of a vector, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा दिस इज बेसिकली सी वेक्टर, ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट, यानी सी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नाउ वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। इफ दिस इज थीटा वी विल व्हाट वी विल डू, हम लोग ये वाला पूरा एक कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री यहाँ, ठीक है, इसको यहाँ से 90 डिग्री इस वाले पे डाल देंगे यहाँ से। अब ये भी बी, ये अगर बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर ही है, यहाँ से शुरू होता हुआ यहाँ पे खत्म हुआ बी वेक्टर, और अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी ए ही होगा, इसी आल्सो ए। किसी को इसमें डाउट कि ये ए कैसे हो गया, सिंपल है, मैंने पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया ना, इसको यहाँ से उठा के सिंपल यहाँ रख दिया, उसी तरह बी को यहाँ से उठा के सिंपल यहाँ रख दिया। दिस साइड आल्सो रिप्रेजेंट बी वेक्टर, दिस साइड आल्सो रिप्रेजेंट ए वेक्टर, ठीक है। अब अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा मुझे बताएगा कोई ये थीटा तो ये थीटा क्यों, वाई इज दिस थीटा, दिस इज थीटा। आर्यन बताओ, अगर ये थीटा है तो ये थीटा क्यों। बोलो बोलो जल्दी बोलो, कोई मतलब मेरे ख्याल से हार्ड चीज तो नहीं है ये। नहीं समझ में आ रहा। मतलब ये चीज अभी तक समझ में नहीं आया ये जो मैं बोला अभी। नहीं ये समझ में आ गया, थीटा ये वाला कोरस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ हाँ सही बोला, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। वो भूल गया था मैं। अच्छा कोई नहीं, सब याद रखना आगे चल के काम आएगा। बिकॉज दिस इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को मॉड भी बोलता हूँ, मॉड भी, तो ये लेंथ कितना होगा मॉड भी कॉस थीटा, अभी मैं ऊपर समझाया ना, एंड दिस लेंथ इज मॉड भी साइन थीटा, ठीक है, ये वाला लेंथ मॉड भी साइन थीटा हो जाएगा। अब मैं इसको ओ बोलता हूँ, ओ पॉइंट, इसको मैं बोलता हूँ ए पॉइंट, सॉरी इसको बोलता हूँ पी, और इसको सॉरी इसको पी नहीं बोलता, इसको बोलता हूँ पी और इसको बोलता हूँ क्यू, ठीक है। तो ट्रायंगल ओपी को, ओपी क्यू को ध्यान से देखो, ट्रायंगल ही नहीं रहा, ट्रायंगल ओपी क्यू खत्म हो गया चलो कोई नहीं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ट्रायंगल ओपी क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ओपी क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, so we can apply Pythagoras theorem in triangle OPQ. So we can write that OP square plus PQ square is equal to OQ का स्क्वायर, and we have to find the magnitude of OQ। हमें OQ का ही तो मैग्नीट्यूड प्राप्त करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर तो चाहिए हमको। तो सोचो OP को क्या लिख सकता हूँ, एक समय के लिए सोचो, OP कैन बी रिटन एज, ये मॉड ए वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ए वेक्टर के बराबर होगा, दिस इज मॉड बी कॉस थीटा, तो मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी mod b cos theta, ठीक है, and we can represent pq is equal to mod b sin theta। बस इनके वैल्यूज को पुट कर दो, आफ्टर पुटिंग, आफ्टर पुटिंग जब पुट कर देंगे, ठीक है, आफ्टर जब हम इसको पुट कर देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ओपी का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं mod b
cos थीटा प्लस मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू मॉड सी का स्क्वायर। जानबूझ के मॉड सी लिख दिया ताकि तुम लोगों को क्लैरिटी आए कि ओ क्यू मॉड सी है, ठीक है ना। स्क्वायर दिस साइड्स, मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मॉड ए स्क्वायर प्लस 2a मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा प्लस मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये और ये कॉमन ले लो, तो व्हाट वी विल गेट, मॉड बी स्क्वायर अगर कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मॉड ए स्क्वायर, फिर उसी टाइप से सब उतर जाएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर मॉड सी स्क्वायर। दिस इज 1, sin square theta plus cos square theta is 1, so we can write this as mod b square plus mod a square plus 2 mod a mod b cos theta। बस इसका रूट ले लो इस तरफ and we will get this is basically mod c। तो mod c क्या होगा, जो वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं a स्क्वायर मतलब उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस cos थीटा। cos थीटा इज theta where theta is the angle between the two vector, where theta is the angle between the two vector। और ये एकदम इम्पोर्टेंट है, ये हमें मैग्नीट्यूड पता करने में मदद करेगा बहुत, ये ध्यान रखना। दिस विल हेल्प इन, यहाँ मैग्नीट्यूड पता करने में मदद करेगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला जिसके बारे में बोल रहा था कि यही मैथमेटिकल फॉर्मूला जो तुम्हें मैग्नीट्यूड पता करने में मदद करने वाला है। बाद वहाँ की डायरेक्शन तुम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से निकाल ही लेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से, और यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब बताओ प्रूफ में किसी को कोई डाउट आया कि भैया कैसे हो गया अचानक, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ तो बोलो। फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब तुम एक ही सोचो, मैंने बेसिकली किस चीज का यूज किया, बेसिकली मैंने इस चीज में यूज किया पाइथागोरस थ्योरम का, ये वाला याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम मैंने बस यूज किया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए सबसे पहले मैंने इसको बी माना, इसके दो कंपोनेंट तोड़ दिए, ओ क्यू एंड ओ पी, सॉरी ये वाला पार्ट, ओ क्यू ओ पी नहीं, ये वाला पार्ट, दिस इज बी मॉड बी कॉस थीटा, दिस इज मॉड बी साइन थीटा, एंड वी कैन राइट ओ पी एच इस वेक्टर का सम, इस लेंथ, ये लेंथ प्लस दिस लेंथ इज मॉड ए एंड दिस लेंथ इज मॉड बी कॉस थीटा, दिस लेंथ कैन बी रिटन एज मॉड बी साइन थीटा पी क्यू। बस मैंने फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, ओ क्यू ही हमारा तो सी है ना, ओ क्यू ही तो हमारा सी है, तो बस मैंने ओ क्यू को मॉड सी से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। फिर मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मॉड ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, फिर इसको यहाँ से खोला। और फिर मैंने इसको कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में बी स्क्वायर कॉमन था, मुझे ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो बस उसको मैंने 1 लिख के और फिर इस तरफ सी से रूट ले लिया इस तरफ, एंड आई गॉट मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर प्लस 2ab cos theta where theta is the angle between the two vectors। यहाँ तक क्लियर है, मतलब क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। अब मैं ना 3 केस लूंगा आज, अंतिम में आज मैं ये बताऊंगा। केस 1 मतलब 2 केस लूंगा बेसिकली, इफ थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है, इफ थीटा इज 0 डिग्री देन cos 0 इज क्या होता है, cos 0 कितना होता है, 1। ठीक है। तो वी विल सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला एंड दिस विल बिकम इक्वल टू, मैं बी मॉड बी को सिर्फ बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मॉड बी को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए, बी और ए मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करा, बस वो मैंने मॉड साइन जानबूझ के हटा दिया, बार बार लिखना पड़ रहा था ना इसलिए। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू बी प्लस ए। यानी अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, यानी कि दो वेक्टर पैरेलल है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो इनका जो सम होगा वो डायरेक्ट इनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। सिंपल स्केलर सम, ऐसा लगता है ना कि 2 3 जोड़ दिए, बी और ए क्या है, स्केलर्स, देयर मैग्नीट्यूड, तो अगर उनके बीच का एंगल 0 होगा तो उनका सम सिंपल उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा, उनके वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड
उनके मैग्नीट्यूड के स्केलर सम के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड का स्केलर सम मतलब सिंपल उनके मैग्नीट्यूड को जोड़ दो, कुछ नहीं, 2 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर बराबर दिस, ठीक है। केस 2, इफ थीटा इज 90 डिग्री देन cos 90 इज 0। 0। तो यहाँ पे 0 को पुट करो, वी विल गेट ए प्लस मॉड सी। ये क्या पाइथागोरस थ्योरम वेक्टर बी है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट होगा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज केस सेकंड। नाउ वी हैव केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन cos 180 डिग्री बराबर, cos 180 डिग्री क्या होगा, व्हाट इज cos 180 डिग्री। 90 तक का ही पढ़े हैं अभी। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। तो cos 180 -1 होता है, मैं बता देता हूँ cos 180 क्या होता है, -1 होता है। तुम लोग को जहाँ मतलब तुम लोग को ऐसा लगे ना कि भैया यहाँ से हम लोग नहीं पढ़ रखे, तो एक बार बस हमको बोल देना कि भैया इसके आगे नहीं पढ़ रखे, बस अभी जान लो कि cos 180 क्या होता है, -1 होता है। तो सब्स्टिट्यूट -1 हियर, यू विल गेट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस इज इक्वल टू मॉड a माइनस बी। मॉड क्यों लगाया, मॉड क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है किसी क्वांटिटी को, और अभी मैंने बोला ना कि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हो सकता है कि a बड़ा हो मैग्नीट्यूड में, या b बड़ा हो, या b बड़ा हो, या b छोटा हो सकता है, a बड़ा हो सकता है, कुछ भी बड़ा हो सकता है। तो डेयर डिफरेंस के साथ मॉड लगाने से क्या होता है, वो क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाता है, तो हम लोग को फिर चिंता हट जाता है कि वो पॉजिटिव निकलेगा या निगेटिव निकलेगा। तो सिंपल अपने को यह ध्यान रखना है कि मॉड होगा, मॉड के साथ अपन उसको निकालेंगे a माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब रूट के साथ उसको बाहर निकालेंगे तो उसमें मॉड लगा देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारे पास ये तीनों फॉर्मूला आया, ये 3 केस हैं, 0 हो 180। अब अभी उसने बोला था ना शायद, जो किसने जानवी ने पूछा था अभी, आई थिंक वैष्णवी ने पूछा था। तो अब तुम खुद देख लो कि अगर 0 डिग्री है तो हम डायरेक्ट जोड़ दिए, 90 डिग्री है तो उनका स्क्वायर का रूट ले लिए, और अगर 180 डिग्री है तो उनका डिफरेंस ले लिए, ठीक है। तो अगर हम कोई भी दो वेक्टर, इस चीज को याद रखना कि अगर हम किसी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का बात करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस वैल्यू के बीच में लाई करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम और उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बीच में लाई करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कब वैल्यू होता है 0 डिग्री पे, ये कब वैल्यू होता है 180 डिग्री पे। बीच में जितने भी वैल्यू होंगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो सब ले सकता है बीच में, डिपेंडिंग अपॉन थीटा कैसे चेंज कर रहा है। तो अगर तुम्हें कोई दो वेक्टर दे दे और तुमसे पूछे कि उसका वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड किस दो वैल्यू के बीच में लाई करेगा, देन दैट विल लाई बिटवीन a माइनस बी का मॉड से a प्लस बी के बीच में। अब एक एग्जांपल करते हैं आज इस चीज को क्लियर करने के लिए, उसके बाद फिर आज क्लास बंद करेंगे, ठीक है, एंड कर देंगे। फिर दे रखा है कि ए वेक्टर मॉड ए, एक वेक्टर ए दिया, इसका मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है, और एक वेक्टर बी दिया, इसका मैग्नीट्यूड 8 दे रखा है। तो कहता है क्वेश्चन क्या करा है, चूज द करेक्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड ए प्लस बी, ठीक है। चूज द करेक्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी। ऑप्शंस आर ए 10, बी 6, सी 4, डी 12, ई 8 एंड एफ 7। क्वेश्चन बनाओ, बताओ क्या क्या होगा इसमें से।
आंसर आया? मतलब कुछ जरूरी नहीं कि आंसर आना जरूरी नहीं है, बस तुम्हें बताओ कुछ सोच पाए तुम लोग तो मैं पूछता हूँ जूही से। हाँ जूही बताओ। समझ तो नहीं आ रहा अब कैसे करेंगे। ए का वैल्यू को उसमें पुट करने पे हो सकता है शायद। अच्छा अच्छा, ये समझ में आया, मैंने अभी जो ये समझाया ये समझ में आया? हाँ ठीक है, तो मैंने क्या पूछा था, को सिंपल समझो, मैंने क्या पूछा कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो इसी के बीच में लाया करेगा ना, ए प्लस बी से लेके मॉड ए माइनस बी के बीच में। तो ए प्लस बी वेक्टर को एक समय के लिए सोचो क्या लिख सकते हैं, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, उस वाले ऊपर का यूज करके, ऊपर वाले इनइक्वलिटी का यूज करके मैं बोल सकता हूँ कि किसके किस बीच में लाया करेगा। ए प्लस बी मतलब 10, सिंपल ए प्लस बी मतलब 2 + 8 10, और बी यहाँ पे 8 बड़ा है, 8 - 2 6। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बीच में लाया करेगा, 6 से 10 के बीच में लाया करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी एफ। 6 से 10 के बीच में देखो इक्वलिटी साइन भी है ना, यहाँ इक्वलिटी साइन भी है, यानी कि 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और 6 से 8 के बीच में 7 8 भी तो आता है। दे इट कैन बी 10 6 8 एंड 7 ऑल। समझ में आया? अब हाँ तो याद रखना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है वो मॉड ए। हाँ किसी को कुछ बोलना है, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। अच्छा चलो। हाँ तो यही अपन आज का मतलब ये अपना आज का एक चीज हुआ जो हमने आज सीखा कि वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है ना, यानी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो ए प्लस बी से मॉड ए माइनस बी के बीच में लाया करेगा। तो यहाँ से क्लैरिटी आया ना, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये समझ में आया ये? अगर समझ में आया तो एक बार थम्स अप लगा दो। दिव्यांगी? यस सर। हाँ समझ में आया ना तुमको? हाँ ओके, एक मिनट में तुम लोगों को पहले तुम लोगों को मैं पहले फाइल सेंड कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, अपन अब क्लास को आप लीव कर सकते हो, क्लास ओके, क्लास में बंद करते हैं क्योंकि आज का क्लास ओवर है। फिर कल मिलते हैं, फिर अपन कल कुछ कुछ और चीज देखेंगे इसी वेक्टर में। 2 दिन मुझे और लगेगा वेक्टर के लिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? भैया नेक्स्ट क्लास में कहाँ तक मतलब पढ़ के आए वेक्टर में? वो मैंने आपको वो 11th का बोला था ना, एनसीईआरटी फर्स्ट 7 पेजेस, हम्म। तो वो आपको हो फर्स्ट। गया। अच्छा हो गया ना, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई डाउट आया आप लोगों को? अगर हाँ कोई तो डाउट, अभी पढ़ के क्लियर हो गया, मतलब आप जो बताए उसमें। ठीक है, तो फिर अगर हो तो मैं जब एक बार पूरा वेक्टर खत्म कर दूंगा ना, तो तुम लोग फिर से एक बार उसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है? ठीक है। ये सब बेस पे कोई क्वेश्चंस नहीं है क्या? नहीं मतलब मैंने अभी एक क्वेश्चन, मतलब अब क्वेश्चन शुरू ही होगा इस पे बेसिकली। अब वो सब तो इंट्रो था ना थोड़ा सा शुरू में वेक्टर्स पे, अब धीरे धीरे उस पे क्वेश्चन शुरू होंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया ना अभी, फिर कल से हाँ और तो इस क्वेश्चन। टाइप का ही 2-3 क्वेश्चंस अगर होमवर्क मिल जाता तो रिवाइज हो जाता अच्छे से। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोग को होमवर्क भेज दूंगा आज इस टाइप का, ठीक है? ओके। ओके। हाँ बोलो श्रेया। सर वही होमवर्क भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे भेज देता हूँ होमवर्क अभी। हाँ ओके ठीक है, एंड करते हैं मीटिंग।